हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस विद सविता। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अभी तक हमने कार्बन के बारे में क्या क्या पढ़ा है, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और फिर हमने पढ़ा कि जो कार्बन का वर्सटाइल नेचर है वो क्यों शो करता है। वो दो प्रॉपर्टी के कारण शो करता है। टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी है उसकी, और कैटिनेशन यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक होकर बहुत सारी चेन्स बना सकता है। फिर हमने चेन्स पढ़ी, ब्रांच चेन रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है। फिर हमने जो चेन्स बना के बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उन कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग हम कैसे देंगे, यानी कि इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, हम उनको याद कैसे रखेंगे। फिर हमने उसका नोमेनक्लेचर पढ़ा। नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद कुछ IUPAC रूल्स हमने पढ़े, ताकि जब हम किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करें तो हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसकी नेमिंग करें। हमने होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज से हम क्या समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसी भी एलिमेंट की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जब कार्बन या कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ या फिर किसी मॉलिक्यूल के साथ जब मिक्स करेगा या फिर उसकी रिएक्शन होगी तो क्या कंपाउंड बनेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या मॉलिक्यूल हमारे पास आएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सीधी सी बात है कि हम इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट के रिएक्शंस की बात करते हैं। यानी कि जब कोई भी एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, हम रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहली रिएक्शन आती है कार्बन की, वो आती है कंबशन। कंबशन में क्या होता है, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, आगे हम देखते हैं। पहली बात आती है कि कार्बन अपनी सारी एलोट्रोपिक फॉर्म में बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। ये एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है? देखिए, एलोट्रोपी अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, चाहे वो कार्बन ही क्यों ना हो। देखो, एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन और एन एलिमेंट in which the elements exist in more than physical form having similar chemical properties। यानी कि कार्बन की या किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, ये एलोट्रोपी, जिसके कारण जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल बना सकता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एलोट्रोपी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन है वो अपनी सारी एलोट्रोपिक फॉर्म में, यानी कि कोई भी फॉर्म इसके क्यों ना हो, कोई भी इसका कंपाउंड क्यों ना हो, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो क्या कर जाता है, वो बर्न कर जाता है। बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। बर्न करके अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है अलोंग विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, और हीट और लाइट भी रिलीज होंगी साथ में। देखो, रिएक्शन देखते हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि ऑक्सीजन उसको मिल गई। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिल गई कार्बन को, किसी भी फॉर्म में, चाहे कार्बन क्यों ना प्रेजेंट हो, चाहे अकेला हो या फिर किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे मीथेन की फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे हम
अल्कोहल की फॉर्म में लगा लें, किसी भी फॉर्म में क्यों ना प्रेजेंट हो, अगर उसको ऑक्सीजन मिल गई तो वो सीधा सीधा क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। छोटी सी सिंपल सी बात है बिल्कुल। कहीं भी अगर आपको कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन दिख जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को इवोल्व कर दो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। गैस क्या होती है, इवोल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व कर दो और क्या निकलेगी, हीट और लाइट, हीट और लाइट। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन भी प्रेजेंट थे तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। लेकिन जो मेन रिएक्शन है वो क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन की मेन रिएक्शन है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कंबशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कंबशन। ठीक है। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या देते हैं, क्लीन फ्लेम देते हैं। फ्लेम क्या होती है, देखो हमने ऊपर पढ़ा कि एलोट्रोपिक फॉर्म में जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बर्निंग होगी, यानी कि जलेगा। जलेगा तो आग लगेगी, आग लगेगी तो उस जो आग को बोलेंगे हम वो फ्लेम होगी, यानी कि जो आग के जो निकलेगी आग उसको हम फ्लेम बोलेंगे। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड यानी कि जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्लीन फ्लेम देंगे, एकदम क्लीन, बिल्कुल साफ। और जो अनसैचुरेटेड होंगे यानी कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो अगर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो येलो कलर की फ्लेम देंगे विद ब्लैक स्मोक। ऐसे हम पता लगा सकते हैं, देखो अगर कोई कंपाउंड जल रहा है और वो क्लीन फ्लेम दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और जो बिल्कुल येलो फ्लेम देगा और ब्लैक स्मोक के साथ तो हम कह सकते हैं कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इनकम्प्लीट कंबशन होती है। अब देखते हैं कि ये इनकम्प्लीट कंबशन क्या होती है। इनकम्प्लीट कंबशन, रिएक्शन which entails only partial burning of a fuel. This is due to lack of oxygen or low temperature preventing the complete combustion. देखो इनकम्प्लीट कंबशन क्या होती है, जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिट कर दें, ऑक्सीजन की सप्लाई को जब हम लिमिट कर दें यानी कि थोड़ी सी ऑक्सीजन ही दें हम कार्बन को, तो क्या होगा कि वो कार्बन है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं कर पाएगा, और कम्प्लीटली बर्न नहीं कर पाएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट कंबशन। दैट इज़ पार्शियल बर्निंग ऑफ ए फ्यूल। फ्यूल में अपने पास कार्बन कंपाउंड्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि गैस और केरोसिन स्टोर, जो अपने पास स्टोव होते हैं, गैस स्टोव होते हैं या केरोसिन स्टोव होते हैं, we use at homes has inlets of air so that supply of oxygen must be sufficient and combustion takes place is complete and gives a clean blue flame। देखो जो अपने पास गैस स्टोव होते हैं, जब हम घर में चूल्हा यूज़ करते हैं या केरोसिन स्टोव यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये होल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो एयर है, एयर के अंदर अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है, ताकि जो ऑक्सीजन है वो अंदर अच्छे से जा सके, जो एयर है उसकी सप्लाई फुल हो सके और ऑक्सीजन की कमी ना रहे, और जो फ्यूल अपने पास सिलेंडर में प्रेजेंट है वो कंप्लीट कंबशन शो करे, यानी कि कंप्लीटली बर्न हो जाए, ताकि वो क्लीन ब्लू फ्लेम दे सके, यानी कि कोई स्मोक वगैरह या कुछ ऐसा चीज़ें ना करे। ठीक है। ये अपने पास पॉइंट होता है समझने के लिए कि भाई जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं, यानी कि अपने पास सिलेंडर्स में भी जो हम गैस यूज़ करते हैं उनमें भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट ही होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर आते हैं। एक पॉइंट और समझ लीजिए इसमें कि फ्यूल्स सच एज कोल एंड petroleum have some amount of nitrogen and sulfur and their combustion results in formation of oxides of sulfur and nitrogen। देखो जो अपने पास कोल होता है यानी कि कोयला जो प्रेजेंट
जो अपने पास होता है, जो कि हम अर्थ से हमें मिलता है, और जो पेट्रोलियम यानी कि जो पेट्रोल जो फ्यूल है उनके अंदर कुछ नाइट्रोजन और सल्फ़र की अमाउंट प्रेजेंट होती है, कुछ नाइट्रोजन और सल्फ़र की अमाउंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जब इनका कंबशन होता है, यानी कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब ये जलते हैं, तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन और सल्फ़र है उनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। देखो, नाइट्रोजन और सल्फ़र H2, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फ़र ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फ़र ऑक्साइड। यानी कि जो नाइट्रोजन और सल्फ़र कोल और पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट होता है, जब वो ऑक्सीजन को, यानी कि जब हम उसकी बर्निंग करवाएंगे, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ जब उसकी रिएक्शन होगी, यानी कि कंबशन होगी, तो क्या करेंगे कि ऑक्साइड्स बना देंगे। और ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आर द मेजर पोल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट, यानी कि ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसीलिए आजकल हम मतलब ऐसा मना किया जाता है कि पेट्रोल जो कोल है यूज़ करने से मना किया जाता है, और पेट्रोल के साथ जो बर्निंग की होती है उसके लिए भी मना किया जाता है, ताकि पोल्यूशन ना बढ़े और जो जितना भी पोल्यूशन है उस पर लिमिट हो सके, उस पर कंट्रोल हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो तो आग लग के मतलब जलाए जाते हैं, जिनमें आग नहीं लगती, सिर्फ वो जलते जलते हैं। जैसे कि when a wood or charcoal burns, it just glow red and gives out heat without flame sometimes, because a flame is only produced when gaseous element is burned. कई बार हमने देखा है कि अपने आम घरों में जो चूल्हा प्रेजेंट होता है, अपने पास जो चूल्हा होता है, उसमें क्या होता है कि जब हम किसी लकड़ी को या जो चारकोल होता है उसको जब हम जलाएंगे तो सिर्फ वो आग मतलब ऐसे लाल लाल रंग का दिखेगा, लेकिन उसमें आग नहीं लगी हुई होगी, और वो क्या करेगा कि हमें हीट प्रोवाइड करेगा। यानी कि कई बार हम सर्दियों में भी ऐसा करते हैं कि हम वुड को जला के बैठ जाते हैं ताकि, और फिर क्या होता है कि उसमें आग नहीं लगती, सिर्फ वो जलता जलता है विद ग्लो रेड, ठीक है, और हीट प्रोवाइड करता है, यानी कि विदाउट फ्लेम वो बर्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। एक जो फ्लेम है वो तभी प्रोड्यूस होगी जब उसके अंदर गैसियस एलिमेंट होगा। वुड और चारकोल के अंदर क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, गैसियस सब्सटेंस दैट कैन इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म वेपर एंड दैट कैन बी इनहेल्ड। वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं, वो गैसियस सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी इवेपोरेट हो जाते हैं, इवेपोरेट होने के बाद वेपर बना लेते हैं, और उन वेपर्स की वजह से जो आग जो लगी हुई होती है वो बुझ जाती है। और सिर्फ वुड और चारकोल क्या होते हैं कि वो सिर्फ ऐसे जलते हैं लेकिन विदाउट फ्लेम, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आती है भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सीधा सा मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होना। एक तो हमने रिएक्शन देख ली, यानी कि जब कार्बन के अंदर ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हीट और लाइट भी रिलीज होंगी। दूसरा है जब हम अल्कोहल के अंदर, जब हम जो अल्कोहल है उसके अंदर ऑक्सीजन यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास बना देगा। और जो किसकी प्रेजेंस में बनाएगा, एल्कलीन KMNO4, एल्कलीन KMNO4 यानी कि इसका नाम है भाई पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। यानी कि एल्कलीन यानी कि ये बेसिक फॉर्म में है, बेसिक नेचर है इसका।
ये वो कैटालिस्ट होते हैं, या फिर कैटालिस्ट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। किसको? कार्बन कंपाउंड्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए। एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इस यहाँ पे एक ऑक्सीजन थी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, सीधी सी बात है। जो सब्सटेंसेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करें या फिर किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन दे, वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स द सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है भाई एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनमें हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, ताकि इनका एक एक या दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के 2 बॉन्ड टूट जाएं और क्या बना दें? सैचुरेटेड कंपाउंड्स अपने पास बना दे। ठीक है। और इस का एक एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल अपने पास है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। जो अपने पास वेजिटेबल ऑयल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हम घर में यूज़ करते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं, यानी कि और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। ठीक है। रिएक्शन देखो भाई, ये अपने पास क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन ऐड करेंगे किसकी प्रेजेंस में? निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। निकल यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं हम। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे ताकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन सके, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन हैं वो बन सके। ये 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन गए। ये कैटलिस्ट क्या होता है? अब एक बार देखते हैं। कैटलिस्ट वो एलिमेंट्स होते हैं, जो कि एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसके रेट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि जो रिएक्शन है वो अपने आप, मतलब ताकि जो रिएक्शन है वो जल्दी से कंप्लीट हो सके। या फिर ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए कैटालिस्ट का हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो कैटालिस्ट हैं वो रिएक्शन अपने आप को कोई भी इफेक्ट नहीं आने देते। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो अपने पास होता है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। जो हाइड्रोजन अपने पास हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट होता है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट, जैसे यहाँ पे मीथेन है, मीथेन के पास क्या था? 4 हाइड्रोजन। फिर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? अगर हम क्लोरीन इसके अंदर ऐड कर दें सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरीन के पास है 2 मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन है ना, 2 मॉलिक्यूल हैं इसके पास, तो ये क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, देखो कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, यानी कि इसके अंदर कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो क्लोरीन है उसके अंदर क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है। और आयनिक बॉन्डिंग में आयंस बनते हैं, यानी कि ये टूट जाते हैं, टूट के ये एक तो पॉजिटिव आयन बना देगा और एक नेगेटिव आयन बना देगा। अब जो ये नेगेटिव आयन होगा वो इसके साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो ये नेगेटिव आयन यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस, और ये HCl इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, HCl। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 कंपाउंड्स होते हैं अपने पास, एक तो होता है इथेनॉल और एक होता है अपने पास इथेनोइक एसिड। ये आपकी 10th क्लास के सिलेबस में है 2 कंपाउंड्स,
इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।